हेलो अस्सलाम वालेकुम। और टुडेस टॉपिक इज जुडिशियल एक्टिविज्म, और जिसकी वजह से 24 अमेंडमेंट अभी पास हुई है 2024 में, सॉरी 26 अमेंडमेंट पास हुई 2024 में, जिसमें ये किया गया है कि जुडिशरी की पावर्स को लिमिट किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको जुडिशरी ने आउस्ट किया है हमारे पास में, और जिसकी वजह से पार्लियामेंट में एक अनस्टेबिलिटी हमने देखी है, और पार्लियामेंटेरियंस को ये बात में एक वहम पड़ गया कि अगर हम जुडिशरी की पावर्स को लिमिट नहीं किया 26 अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो क्या करेंगे कि वो हमें भी कल को जो भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस तरह तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी जंग पूरा नहीं कर पाएगा, और कभी पनामा केस के थ्रू, कभी विकीलीक्स में के थ्रू के प्रेसिडेंट के खिलाफ करप्शन के केसेस खोले जाएं, और यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं खोले थे तो उनको निकाल दिया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी को आउस्ट किया, फिर पनामा लीक्स के थ्रू नवाज शरीफ को आउस्ट किया, और फिर इमरान खान को भी आउस्ट किया गया थ्रू जुडिशरी। तो जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका लिए पूरा एनालिसिस है कि क्या क्रिटिसिज्म है कि जुडिशरी को क्यों हम इस तरह निकालें, क्यों जुडिशरी की पावर लिमिट करना जरूरी है, अगर ना की तो क्या होगा, और इसके क्या इंपैक्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो जब भी हम एक अर्ली हिस्ट्री पढ़ते हैं पाकिस्तान की, उसमें जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जब भी हमारा मार्शल लॉ लगा है। मार्शल लॉ लगने के बाद हमारे जितने भी जो फौजी रहे हैं, उनको एक तो लेजिटिमाइज करना था अपने दो हुकूमत को, उसके लिए उनको जुडिशरी की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की जरूरत पड़ी, उन्होंने जुडिशरी का सहारा लेके वो आए। अगर जुडिशरी उसी वक्त मना कर देती और निप इन द बट कर देती, तो कभी भी आगे मार्शल लॉ इतने ना लगते। तो एक तो उनको लेजिटिमाइजेशन की जरूरत थी, और दूसरा उन्हें रेफरेंडम भी कराना पड़ता था, क्योंकि उनको ये बताना था कि हम लोगों पर उनकी मर्जी से हुकूमत कर रहे हैं। जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं उन्हें कोई अच्छा नहीं समझता, उन्हें कोई फंड नहीं देता पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो एक तो उन्हें लेजिटिमाइजेशन की जरूरत थी जुडिशरी की, और दूसरा उन्हें जरूरत थी कि वो रेफरेंडम कराएं, झूठे मूठे ही सही, लेकिन रेफरेंडम कराएं ताकि लोग उन्हें वोट, ताकि वो बाहर के फंड्स ले सके और उनसे कह सके कि नहीं, हम तो लोगों की मर्जी से यहाँ पे आए हैं। तो 1957 से लेकर 1956 तक सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो चल रहा था हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो इंडियन एक्ट 1935 का जो चल रहा था, तब तो जुडिशरी का इतना खास रोल नहीं था, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जैसे ब्रिटिश इंडिया में होता था वैसे ही जुडिशरी की पावर प्रोविंसेस तक ही थी, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक थी, वो अपना काम करती थी और अपनी उसमें रहती थी। लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर थे पाकिस्तान में, उसमें जुडिशरी का रोल था वो ओवरशैडो कर दिया एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, जिसकी वजह से जुडिशरी में एक इनसिक्योरिटी आ गई, और वो लोग कॉलोनियल लॉ को इंटरप्रेट करने वाले ही रह गए, और जुडिशियल एक्टिविज्म को बिल्कुल जगह नहीं थी उस वक्त। सो ये हुआ कि 1951 में जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई है, तो जुडिशरी की जो एबिलिटी थी वो और भी ज़्यादा वीक हो गई, और 1954 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व किया, तो वहाँ के जो स्पीकर थे सिंध चीफ कोर्ट ने, उनके तमीजुद्दीन केस वर्सेस फेडरेशन हुई थी, कि उन्होंने कहा था इन्होंने मेरी हुकूमत को, मेरी जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व किया है, इस पे जुडिशरी को क्या करना चाहिए था। जुडिशरी को चाहिए था कि वो इस पे एक ये पास करते कि जो रेजोल्यूशन है वो वीक है, गलत है, लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने उसको वैलिड करार दे दिया और असेंबली को डिसॉल्व करा दिया, जो कि सबसे बड़े, जिसकी वजह से मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन का जो केस है वो एक फाउंडेशन उसने रख दी आगे आने वाले सारे मार्शल लॉ की। अगर वहां पे वो स्टैंड ले लेती जुडिशरी, तो आगे मार्शल लॉ ना लगते। सो तमीजुद्दीन खान की जो स्पीकर ऑफ द असेंबली थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि रेजोल्यूशन इलीगल है, लेकिन जो फेडरल कोर्ट और अपील की कि वो उसको बहाल करे। तो वहां पे चीफ जस्टिस मुनीर जो थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेते हुए उनकी जो बात थी उसको क्या नाम है रद्द कर दिया, कि नहीं ये इट्स ओके, कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की वजह से हुई है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि पार्लियामेंट्री था, और जुडिशरी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को इन्विजन किया था, वो उस पर अमल दरामद करना जरूरी था। लेकिन क्या हुआ कि 1958 में जनरल अयूब खान ने पावर सीज करके वहां पे कू लगा दिया, जिसकी वजह से जो, और किसने लेजिटिमाइज किया, चीफ जस्टिस मुनीर ने, जिन्होंने पहले भी लेजिटिमाइज किया था रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली को। तो हुआ क्या कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आगे भी आने वाले वक्त में इसी तरह को लगते रहे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू, ठीक है, और लॉ को उसका एक सोर्स बनाया गया। जुडिशरी एक सबसर्विएंट हो गई मिलिट्री की। स्टेट वर्सेस डोसो केस 1958 में हुआ था। इसमें डोसो एक आदमी था जिसने कत्ल कर दिया था, और अगर उसको इंडियन के एक्ट के अकॉर्डिंगली सजा मिलती, तो वो अपने जो जिरगा सिस्टम है उसके थ्रू सजा मिलती, जिसमें वो शायद बच जाता। लेकिन अगर उसको 1956 के आइन के अकॉर्डिंगली सजा मिलती, तो उसको फांसी होती। तो उसमें ये था कि अगर डोसो को सजा मिलती, तो उसमें ये होता कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, वो एब्रोगेट, यानी कि वो एब्रोगेट नहीं होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली इसको सजा होती, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये इनवैलिड कर देता जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था उसको। अब मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने के लिए उनको 200 को 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग सजा दी गई, जो कि जिरगा सिस्टम के अकॉर्डिंग बनती है। इस तरह जुडिशरी ने हेल्प की मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की, और 200 को छोड़ दिया, सो दैट दे कैन जस्टिफाई अयूब खान की गवर्नमेंट।
सो अयूब खान ने जो था उसने 1962 का जो हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वो लेके आया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशरी थी वो सेरेमोनियल रोल था उसका, कोई खास रोल नहीं था, और चेक्स लिमिटेड पावर थी एग्जेक्टिव की। तो मिलिट्री लाइक जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो जुडिशरी थी वो इतनी इनएक्टिव रही है कि इसमें फिर आसमा जलानी के फादर को उन्होंने पकड़ लिया था। तो आसमा जलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक हुआ जिसमें जुडिशरी ने थोड़ा सा अपना स्टैंड लिया और उनके फादर को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस हमूद रहमान साहब थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहिया खान का मार्शल लॉ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उन्होंने तारा भुट्टो का दौर आया और उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को काफ़ी सपोर्ट किया। हालांकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन जुडिशरी के साथ उनके ताल्लुकात किसी न किसी वजह से ख़राब हुए, तो उन्होंने अपनी उनको चेक्स एंड बैलेंसेस करने के लिए कुछ प्रोविजंस सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर लेके आए, जिसकी वजह से जुडिशरी को मसला हुआ और उनको अंडरमाइन किया गया। उनके इंडिपेंडेंस, उनको लगा कि हमारी इंडिपेंडेंस छीनी जा रही है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा काफी ज्यादा टेंशन रही गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान, और जो पावर डिफरेंस था उसकी वजह से टग ऑफ वॉर चलती रही। कंट्रोवर्शियल डिसमिसल किया गया भुट्टो की तरफ से जुडिशरी को, और फंक्शंस के इंडिपेंडेंटली। द मोस्ट सिग्निफिकेंट केस ऑफ भुट्टो टेन्योर वाज जुल्फिकार अली भुट्टो वर्सेस स्टेट 1979। इसमें ये हुआ था कि भुट्टो ने एक मर्डर किया था एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसको लेकिन लीगल स्कॉलर और पॉलिटिकल कमेंटेटर ने आर्ग्यू किया कि जजमेंट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ये सही बात नहीं है। सो उस पे एक हुआ था फिर ऑन मार्च 6 2024 9 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड बाय सीजेपी काजी फाजिजा अनाउंस्ड इट्स ओपिनियन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जब जो इसके 10 साल पहले जरदारी साहब ने एक वो भेजा था उनको, और उन्होंने फिर 10 साल बाद अब उसका उन्होंने कहा कि जो भुट्टो का ट्रायल था लाहौर हाई कोर्ट में वो सही नहीं था, और फंडामेंटल राइट्स ऑन राइट्स ऑफ द फेयर ट्रायल प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं था। तो 2024 में जाके भुट्टो को इंसाफ मिला कि उन पे जो भी केस चला था मर्डर पर, उनको उस पर सजा करके फांसी दे दी गई थी, और 1979 में, और फिर जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाने के लिए सब कुछ किया था वैसे। तो वो एक गलत चीज़ थी, तो ये जुडिशरी का रोल इसमें भी था। सो द जियाउल हक एरा आता था उसके बाद 1977 से 1988 तक जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज करके रखा, और उसमें जो भी जो उनकी रिजाइन थी उसमें इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुई, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस भी आया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो जुडिशरी थी उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो फेडरल शरीयत कोर्ट एक एस्टेब्लिश की गई जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल के थ्रू अब सबको सजा मिलेगी, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस लेके आए थे वो, और एक इस्लामिक एजेंडा उन्होंने प्रमोट किया। और जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1977 का केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें जस्टिस अनवारुल हक वैलिडेटेड ज़ियाज मार्शल लॉ यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसमें ये जो अनवारुल हक चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको वैलिड करार दे दिया। तो फिर बात ही क्या रह जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू ही। और लेकिन उन्होंने ये किया कि एक लिमिटेशन लगा दी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको आपका रूल जस्टिफाई तो है लेकिन अब आपको रेफरेंडम की जरूरत है। और फिर उन्होंने एक ऐसा रेफरेंडम किया कि अगर आप जुबल सलन को से प्यार करते हैं तो आप मुझे वोट देंगे, हाँ या ना। ये रेफरेंडम था जो इलेक्शन हुए थे इनके दौरे हुकूमत में। सो फिर उन्होंने एक लेजिटिमाइज करने के लिए अपने आप को दोबारा से इलेक्शन कराया, और फिर इसके ये जुडिशरी का थोड़ा सा जो उन्होंने एक लिमिटेशन लगाई तो फिर उनको करना पड़ा ना इलेक्शन। तो ये उन्होंने बस एक चीज़ की थी जुडिशरी ने, यानी पावर शो की थी। 1988 में जनरल जियाउल हक का प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और फिर दोबारा से सिविलियन रूल की तरफ हम आ गए। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो में टग ऑफ वॉर शुरू हो गई। कभी उनका आ रहा था, कभी वो गवर्नमेंट में आए थे, कभी वो गवर्नमेंट में आए थे, जिसमें जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एग्जेक्टिव ओवररीच जो हो रही थी उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा, ठीक है। लेकिन जुडिशरी और ने अपना एक रोल एक्टिव रखने की कोशिश की, और जितने भी करप्शन के केसेस थे चाहे वो बेनजीर पे हो नवाज शरीफ पे, उन पे उन्होंने अपना एक पावर एग्जर्ट करने की कोशिश की। लेकिन नवाज शरीफ ने भी और बेनजीर भुट्टो ने भी, दोनों ने मिलकर इस इन्फ्लुएंस को जुडिशियल अपॉइंटमेंट के थ्रू कैटर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनमें काफी टेंशन रही। जुडिशरी वर्सेस बेनजीर भुट्टो का एक केस है 1988 में आई गेस, और उसमें ये हुआ था कि एंटी करप्शन केसेस के थ्रू उनको फेडरेशन पे जो वो काम कर रहे हैं उस पर उन्होंने जुडिशरी ने एक अपना एक्टिविज्म शो करने की कोशिश की थी, जो कि कैटर कर लिया था अपॉइंटमेंट के थ्रू इन दोनों ने, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, क्योंकि इन दोनों का इन्फ्लुएंस था। जुडिशरी उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी।
फिर मुशर्रफ को बुलाया और उसने फिर कू लगा दिया। और 1999 में जो जुडिशरी थी उसने वो स्पॉटलाइट में आई, लेकिन जुडिशरी ने पहले तो उसको लेजिटिमाइज नहीं करने दिया कि चलो ठीक है डॉक्टर ऑफ इंडस्ट्री आपने लगा ली थी, अब 2 साल बाद आपको रेफरेंडम कराना पड़ेगा, जिसमें उसने रेफरेंडम कराया और वो फिर हुकूमत में आ गया 2007 तक। तो ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर जो ह्यूमन राइट वायलेशन की और करप्शन की और रूल ऑफ लॉ जो तोड़ा उसने मुशर्रफ ने, तो जुडिशरी एक्टिविज्म अपना शो कराया। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो थे उन्होंने अपने रूल्स को अपने अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी बनती थी कि जिस तरह वो स्टैंड ले, उन्होंने एक स्टांस लिया कि नहीं ये सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जिस पे उनको रिमूव कराने के लिए जो प्रोविजन शरफ थे उन्होंने उनको रिमूव कराना चाहा, चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाना चाहा। और फिर लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें एक्चुअल एक्टिविज्म जिसके बाद शुरू होता है, जो कि जुडिशरी के साथ जब लोग हैं, अवाम है और उनके एक लॉयर्स मूवमेंट जब चली, तो फिर उन्होंने अपना एक्टिविज्म शो करना शुरू किया। और वो उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो कि उनकी ओवररीच भी किया अपने उसको, और अपनी उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। सो 2007 से 2009 तक जुडिशरी के साथ मैच प्रोटेस्ट हुए, सिविल सोसाइटी बनी और पाकिस्तान ने एक जुडिशरी ने एक अहम किरदार अदा किया। और फिर मुशर्रफ का एरा खत्म करने में जुडिशरी इसका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इसके बाद 2007 से 2008 से 2009 तक जो भी जो उन्होंने अपनी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का आगाज हुआ, और उसमें ये हुआ कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जुडिशियल पॉपुलिज्म किया, जुडिशियल पॉपुलिज्म एक्टिवली इंटरवेन किया मैटर्स में, गवर्नेंस के, करप्शन के, सिविल राइट्स के। और 2009 में एपेक्स कोर्ट के केसेस जो थे, जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस थी और डायरेक्टेड लॉ बाय इन्फोर्समेंट एजेंसी टू प्रेजेंट द सीक्रेटली हेल्ड डिटेनीज, यानी कि जो कोर्ट जो आर्मी ने लोगों को पकड़ के रखा हुआ था, उस पर भी उन्होंने यहाँ तक की बात की। और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने उनको काफ़ी की तारीफ की कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी जुडिशरी आज़ाद हो गई है और वो इवन के चैलेंज कर रही है हमारे जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको। फिर यूसुफ रजा गिलानी पे वो आ गए। यूसुफ रजा गिलानी से कहा कि आप जो प्रेसिडेंट के खिलाफ एक लेटर लिखें और स्विस बैंक से सारे पैसे मंगवाएं। तो उन्होंने वो नहीं मंगवाया, जिसकी वजह से उन्होंने पीएम को आउट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने जुडिशियल कू का मुजाहरा किया। और एक तरह से उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर को हटाया तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किया, जिसको बारे में तनकीद की जाती है कि ये एक बहुत गलत बात थी, क्योंकि उनको लोगों ने मुंतखब करके लोगों ने पार्लियामेंट में भिजवाया था। और जब उन्होंने इस चाहे उन पर करप्शन की केसेस वो बाद में भी देखे जा सकते थे, उनको अगर उन्होंने इसको हुकूमत से हटाया है तो ये उनकी उन्होंने एक तरह से ये क्या किया है कि लोगों के जो मैंडेट है उस पर डाका डाला है, जिसको उन्होंने जुडिशियल कू कहा गया। फिर उसके बाद इसी तरह उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस शुरू किया। एनआरओ का केस हुआ 2010 में, पनामा पेपर केस 2017 में नवाज शरीफ के साथ भी उन्होंने यही किया कि जुडिशियल साकिब निसार आ गया था, उसने भी इसी तरह एक उसको सजा दी और फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। यानी कि पहले आर्मी हटाती थी और अब जुडिशरी हटाने लग गई है। सो ये दूसरा इंतजाम हुआ। फिर जुडिशरी बहुत हाइपर एक्टिव रही, इन्होंने हर तरह के केसेस में, यानी कि चाहे वो फंड्स यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ में हाइपर एक्टिवली उन्होंने इंटरवेन किया। और पार्लियामेंट की जितनी भी उनकी थी उसको मजरूह किया, पार्लियामेंट के राइट्स को। और इसकी वजह से चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो वो फंड डैम के लिए पैसे जमा करना शुरू किए, वो भी एक सबसे फनी, एक सरप्राइजिंग और एक अनप्रेसिडेंटेड, इसकी कभी मिसाल ही नहीं मिलती, एक वो चीज़ शुरू की और अभी तक वो ना डैम बना, पैसे भी खा गए, उसका भी कुछ पता नहीं चला। तो खैर ये जुडिशियल एक्टिविज्म हाइपर एक्टिव रहा है आफ्टर दिस। यहाँ तक कि क्रिटिक्स थे उन लोगों ने भी ये कह दिया कि जुडिशरी ओवररीच कर रही है और इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है जितने भी और इंक्रोच किया है जो मेन को एग्जेक्टिव के, लेजिस्लेचर के, और जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो वीक हो गई थी, जिसकी वजह से उनको ये अमेंडमेंट करनी पड़ी है। अब उन्होंने कहा है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा लैंडस्केप पाकिस्तान में। 26 अमेंडमेंट जो इन्होंने किया है उसने इंडिपेंडेंस की है जुडिशरी की अंडरमाइन कैसे। सबसे पहले तो जुडिशरी के ये जो खिलाफ उन्होंने बिल पास किया है 24 आवर्स के अंदर रातों रात बिल पास किया गया, जिसकी वजह से साफ पता चलता है कि उन्होंने ये सारा बिल जो पास किया है ये जुडिशरी की जो ओवररीच वो कर रहे थे और उन्होंने 2 प्राइम मिनिस्टर आउट कर दिए, उसकी वजह से उन्होंने पास किया ताकि ये लोग अब किसी आने वाले प्राइम मिनिस्टर को ना हटा सके, चाहे पनामा केस हो चाहे कोई भी केस हो उसके थ्रू। उसमें इन्होंने अब क्या चीज़ें वो लेके आए हैं। थ्रू आर्टिकल 239(5) कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये किया है कि अब जो भी बिल पास करेगी लेजिस्लेचर उस पर वो रिव्यू नहीं कर सकते, एपेक्स कोर्ट वो इंटरप्रेट नहीं, सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन उस पर रिव्यू नहीं कर सकते। उसके बाद एसोसिएशन वर्सेस रावलपिंडी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2015, इसमें ये हुआ था कि 18 और 21 अमेंडमेंट चैलेंज की गई थी, जिसपे इन्होंने कहा था कि ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, जिसपे जो एपेक्स कोर्ट ने था वो ये कहा था कि जो जुडिशरी है वो हमारे खिलाफ ये रूल नहीं दे सकती कि हम लोग इसको इंटरप्रेट ना इनके जो उसको रिव्यू ना करें इनके जजेस को। लेकिन सिर्फ एक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क थे जिन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेचर होता है और जो पार्लियामेंट होती है उसकी कोई पावर नहीं होती, वो कुछ भी लोग बना सकते हैं, तो वो इस तरह नहीं कर सकते। ये जो बाकी 13 से 17 लोगों ने कहा था कि नहीं, जो इन्होंने अमेंडमेंट की है वो हम नहीं मानते, लेकिन नासिरुल मुल्क ने कहा था कि जो अमेंडमेंट हमारे लेजिस्लेचर कर रहा है, जो पार्लियामेंट कर रही है, लेजिस्लेचर बना रही है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसी में साकिब निसार साहब ने भी पहली दफ़ा अच्छी बात की जब उन्होंने कहा कि ये जो हम जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ जो
द पार्लियामेंट, जो कि लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, लोगों ने जो सिलेक्ट किया हुआ है पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर बनाने के लिए लोगों को, उनको हम नहीं छोड़ के अपना एक लॉ लेके आ सकते। और वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको क्योंकि जुडिशरी आवाम को जवाब दे नहीं है, लेकिन जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो हमारे डेमोक्रेसी के थ्रू आए हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो जवाब दे होते हैं और उनका मैंडेट उनका जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है, उनका लेजिस्लेटिव मैटर में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जुडिशरी इस तरह उनके किसी भी लेजिस्लेचर को ओवररूल नहीं कर सकती। लेकिन बहुत से लीगल एक्सपर्ट हैं, स्पेशली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है 26 अमेंडमेंट को। स्पेशली आईसीजे ने कहा है कि 26 अमेंडमेंट है वो उनके इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहा है और ये सारा कुछ पॉलिटिसाइज हो जाएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। सो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। किस तरह वो अंडरमाइन कर रहे हैं? फर्स्ट उन्होंने किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो चीफ जस्टिस थी वो पहले तो ऐसे होता था कि जो पहला सबसे ज़्यादा सीनियर जज होता था उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 12 मेंबर्स के 12 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी होगी विद अ गवर्नमेंट मेजोरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमिनेटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें से 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उसमें से चूज करेंगे। इस अमेंडमेंट ने साइलेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बारे में कुछ नहीं बताया कि प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन क्या होगा, किस तरह नॉमिनेट करेंगे। जजेस विल बी मोर कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेसीपी, जिसने डिटरमिन करना है कि कौन से जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठेंगे, उनके ईयर्स कितने होंगे वो भी ये डिसाइड करेंगे। और फिर इसमें अमेंडमेंट इन्होंने की कि 175A एक आर्टिकल है उसके थ्रू, उसमें ये होगा कि 4 पार्लियामेंट के नॉमिनीज होंगे। एडिशन ऑफ उन्होंने 4 पार्लियामेंट के नॉमिनीज होंगे, पार्लियामेंट नॉमिनेट करके 4 बंदों को, 2 फ्रॉम ईच हाउसेस, एक औरत होगी और एक नॉन मुस्लिम मेंबर होगा टू द जेसीपी। बिफोर द अमेंडमेंट जेसीपी कंप्राइज ऑफ 6 जजेस, पहले जेसीपी में 6 जजेस होते थे और अब 5 इन्होंने कर दिए हैं। जब अमेंडमेंट होगी उसमें ये होगा कि जब 5 में से 13 मेंबर भी अगर जजेस उनके हैं तो नॉमिनेट कर सकते हैं वो जज को, ठीक है। दिस चेंज अंडरमाइंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द नॉमिनेशन ऑफ जजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड कैन टेलर मेक सच बेंचेस दैट सूट्स इट्स इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने मुताबिक एक बेंचेस बना सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट। यूएसए, इंडिया में भी इस तरह के जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि कांग्रेस अप्रूव जजेस, दे आर अपॉइंटेड फॉर द लाइफ टाइम। द लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट शोज ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, उनकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है और जुडिशियल सिस्टम इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता सम अदर टेक्टिक्स के थ्रू। इसके साथ ही जो इंडिया में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो जुडिशियल रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक कोलिजियम होता है उसके थ्रू किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये लोग इस तरह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये गलत है। तीसरी बात यह है कि जो इवैल्यूएशन होगी हर साल एनुअली बेसिस पे हाई कोर्ट के जजेस की, और ये एक रिपोर्ट बनाएगी जेसीपी, और इसको इनएफिशिएंट और जो भी जजेस होंगे, टर्म इनएफिशिएंट को एक्सप्लेन नहीं किया गया वो कौन हो सकते हैं, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म पे जा सकता है, और उनको वहां से आउट किया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा उनके अहदे से, जो कि गवर्नमेंट इज अपेरेंट दिस डिसीजन विल पॉलिटिकली मोटिवेटेड और अफेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को। मॉडर्न वर्ल्ड में सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी के में ये एलिमेंट्स होना लाजमी है। लेकिन जो आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो सबसे पहले जो मोंटेस्क्यू ने दिया था 18th सेंचुरी में, इसके अकॉर्डिंगली कोई भी जुडिशरी जिसको जो आज़ाद नहीं है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बना सकते, ठीक है। और सबसे पहले जो बैरिस्टर अहमद सईद रहीम खान है उन्होंने कहा है कि जो 3 डेकेड्स लगे हैं ना जुडिशरी को आज़ाद होने में, वो इस लॉ के थ्रू, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो अमेंडमेंट इन्होंने की है इसके थ्रू वो 3 डेकेड्स पीछे चली जाएगी, वापस वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो ये बहुत एक मेजर ड्रॉबैक है। जिन लॉ मिनिस्टर ने ये अमेंडमेंट साइन की है उनका कहना है कि ये एक ऑब्जेक्ट इसका ये है 26 अमेंडमेंट का कि वो इंप्रूव करे क्राइटेरिया को और ट्रांसपेरेंसी को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, ताकि मजलिस शूरा को एक मीनिंगफुल रोल मिल सके और वो रिकमेंड कर सके एक लीगल कम्युनिटी को जो कि अनबाइस्ड है। ये अमेंडमेंट स्टैंड करेगी राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री इन द गवर्नमेंट नॉमिनी और फेयर इंपार्शियल अपॉइंटमेंट को, और सोल अथॉरिटी जो होगी फाइनल से वो एपेक्स कोर्ट के पास ही होगी। कंक्लूजन ये निकला है कि ये पहले एक पैसिव इंस्टीट्यूशन था जो कि सबसर्विएंट टू एक्जेक्टिव और जुडिशरी रहा है, और अब इसके चैलेंजेस मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जो सुप्रीम कोर्ट थे, वो वाहिद सहारा थे कि एक रुकावट थे रेजिस्टेंस से आर्मी के कू में, और उनको हमेशा लेजिटिमाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। और अगर इन्होंने जब ये अमेंडमेंट पास कर दिया इसका सारा बर्डन पार्लियामेंट के ऊपर आएगा। अब ये चीज़ तय करने में कि क्या ये उनके प्राइम मिनिस्टर का टर्म पूरा करने के लिए आसानियाँ पैदा करता है या फिर ज़्यादा फर्दर इनके जो लेजिटिमाइजेशन है उसको मुश्किल कर देगा और कू लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल की पावर अंडरमाइन कर दिया पॉलिटिशियन ने सिविल, और पॉलिटिशियंस के लिए या तो ये उनके लिए आसानी पैदा करेगा या फिर डिक्टेटरशिप के लिए रास्ते खोल देगा, क्योंकि उनकी लेजिटिमाइजेशन की जो ज़रूरत थी ना, अब या तो वो इससे काउंटर कर सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट।
मे बी थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्वाइट वेल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो उन तक पहुंचा दूँ। और इसके अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक सुनने हैं तो यू कैन ऑलवेज से टू मी एंड आई कैन डिस्कस इट विद यू। समटाइम्स हमारा दिल नहीं करता कि हम खुद से पढ़ें, और अगर कोई हमें रीड करके बता रहा है या इसमें क्या एक ओवरव्यू मिल जाता है 15 मिनट के अंदर, तो फिर हम वो खुद से जब पढ़ते हैं तो हमारी ज़रा आसानी होती है और एक पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो इसीलिए मैंने ये अपलोड कर दी। थैंक यू।